हाय गाइस, आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं निप्पो लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि इंडिया में म्यूचुअल फंड हाउस है और लिक्विडिटी और एसेट मैनेजमेंट साइज के हिसाब से वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में। तो एक ग्रोइंग सेक्टर में है और हम उसके बाद में एक बार कंपनी की बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग इसमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी देखेंगे कि कहाँ हमें एंट्री लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। तो तीनों चीजें डिस्कस करने वाले हैं, बिजनेस देखने वाले हैं हम इसमें कि कंपनी में कितना, इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, कंपनी की बैलेंस शीट, पी&एल स्टेटमेंट, रेशोज वगैरह क्या कहते हैं, और फाइनली हम चार्ट पैटर्न पर जाने वाले हैं। तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो मैंने सेम बिजनेस को कंसीडर किया था जब एचडीएफसी एएमसी की हम लोगों ने एनालिसिस की थी, तो सेम डेटा यूज किया था। ऑफ कोर्स दोनों सेम ही इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं। तो देयर इज अ वेरी लो पेनिट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जो कि सिर्फ 4% है जीडीपी का। तो इंडिया की अगर जीडीपी 100 की है तो सिर्फ 4% ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है, बाकी नहीं लगता है। और जबकि ये डेटा यूएस में 63% है। सो देयर इज ए बिग डिफरेंस, देयर इज ए बिग डिफरेंस। अब बात करते हैं कि यूएस का इंडिया से क्या कंपैरिजन है यार। ठीक है, इंडिया का यूएस से कंपैरिजन आज की डेट में नहीं है, लेकिन अगले 20-30 साल में सेम ही जगह पहुंचना है, सेम ही सब कुछ तरक्की होनी है और हम सेम पाथ पर हैं भी। इवन माइंडसेट भी सबका वैसे ही होता जा रहा है जो बाकी डेवलप कंट्रीज का है। इंडिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो यूएस में होती है और इंडिया में नहीं है। हाँ, पेनिट्रेशन का जरूर फर्क है कि यूएस में अगर 100 लोगों के पास कोई चीज होती है तो इंडिया में शायद वो 4-5-6 के पास होती है। लेकिन हम उस पाथ पे हैं जरूर कि अगले 20-30 साल में हम काफी हद तक उसी तरफ पहुंच जाएंगे। 20-30 साल नहीं लगेंगे तो 30-40 साल लग जाएंगे। तो भी अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जीडीपी का 4% और जीडीपी का 63%, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब ये तो एक तो बात आती है कि यहाँ पर 4% से हम लोगों के पास मींस ग्रोथ पाथ है 63% तक पहुंचने का। सेकंड, जो जीडीपी अपने आप में बहुत छोटी सी है इंडिया की यूएस के कंपैरिजन में, वो भी ग्रो करेगी। तो 16 टाइम ऑप्शन तो ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी तो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज टर्म्स में है। अब जब जीडीपी भी यहां से 10 गुना हो जाएगी तो 10 गुने का नंबर वो भी आएगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 10 देन 160 टाइम्स मीन्स ये एक इतनी बड़ी फिगर है कि अगर 160 गुना नहीं भी हुआ ना तो ठीक है यार, 30-40-50 गुना भी होगा। तो इट मीन्स कि इस सेक्टर में जो लीडिंग प्लेयर्स हैं उनमें जब भी नीचे आ जाए ना, जब भी हमारे टेक्निकल और फंडामेंटल साथ में कंबाइन करके वो सिग्नल दें कि बाय करो यहाँ पे, तो वहां बाय बनती है। ठीक है, अब ये बिजनेस की तरफ से तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है परसेंटेज वाइज भी और हमारा जीडीपी की ग्रोथ के हिसाब से भी। अब बात करते हैं कि ये कंपनी में ये लीडिंग प्लेयर कैसे है। लीडिंग प्लेयर सिंपल सी बात है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से सबसे बड़ी होती है और इसके पास जो सबसे अच्छी बात है, जो इसके ईटीएफ्स हैं, ईटीएफ्स में जो निफ्टी बीज हैं और बैंक निफ्टी बीज हैं, लिक्विड बीज हैं और गोल्ड बीज हैं। ईटीएफ के मामले में इसके ईटीएफ सबसे ज्यादा लिक्विड हैं, सबसे ज्यादा इनमें काम होता है। तो आने वाले टाइम में लोग म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, देखो म्यूचुअल फंड में तो पैसा लगता ही है, लेकिन ईटीएफ की तरफ ना इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा मोमेंटम बनता जा रहा है, क्योंकि ईटीएफ में पैसे लगाने में हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि उसका फंड मैनेजर कैसे काम करेगा। देखो निफ्टी का सीधा सीधा रेप्लिकेट करना होता है निफ्टी ईटीएफ को, और बैंक निफ्टी जैसे काम करती है वैसे ही बैंक निफ्टी ईटीएफ काम करता है। तो अगर गोल्ड में पैसे लगाने हैं तो गोल्ड में पैसे अगर लिक्विड फॉर्म में लगाने हैं और फाइनेंशियल प्रोडक्ट में लगाने हैं तो उसका सबसे सिंपल तरीका है गोल्ड ईटीएफ में लगा लो। जितना प्राइस गोल्ड का बढ़ेगा उतना ही प्राइस हमारा गोल्ड ईटीएफ का बढ़ेगा। जब मर्जी बेच दो, जितना मर्जी बेच दो, जितने मर्जी खरीद लो, जब मर्जी खरीद लो। तो ये सब चीजों के फायदे मिलते हैं। तो ये सब चीजें इसमें रिलायंस जो पहले नाम होता था अभी निप्पो इंडिया म्यूचुअल फंड है, क्योंकि निप्पो ने रिलायंस की सारी हिस्सेदारी परचेज कर ली है। तो ये उसको एक अलग से बेनिफिट है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में हम सबसे पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर ही चले जाते हैं। देखो इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.90% है। मैं 30% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को हमेशा से कहता हूं कि उतनी होनी चाहिए। अब यहां पर एक ये इतनी अच्छी ग्रोइंग कंपनी है, पहले इसकी बागडोर सारी की सारी रिलायंस के पास थी और निप्पो उसमें एक हिस्सेदार था। अभी क्या है कि
रिलायंस ने अपनी सारी हिस्सेदारी निप्पो को बेच दी है। अभी निप्पो इसका पूरा हिस्सेदार है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में चले जाएं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से यहाँ पर साफ साफ पता चल जाता है कि पहले निप्पो की हिस्सेदारी इसमें 42.8% थी और रिलायंस की भी 42.88% थी। अभी रिलायंस ने अपनी सारी हिस्सेदारी बेच दी है। आज की डेट में निप्पो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की इसमें 75% हिस्सेदारी है और रिलायंस के पास 1% से भी कम बची है। तो यहाँ पर जब एक ही कंपनी के हाथ में पूरा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट आ जाता है ना, वो भी 75%, जो कि मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट है सेबी की तरफ से, और उसके बाद जो बची हुई हिस्सेदारी है वो भी एफआईआई के पास पहले 2.95% थी। अभी जब से ये सारी चीजें, अभी उसके बाद में ये 7.49, फाइनली इसमें 5.26% हिस्सेदारी एफआईआई के पास है, डीआईआई के पास 6.72% है और पब्लिक के पास 12.10% है। अब पब्लिक के पास भी जो हिस्सेदारी है 12.10%, उसमें से दो बड़े हिस्से यानी कि 4.42%, 12% में से 4.42% तो सिर्फ इन दो के पास है, जो कि एक ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट है इंडसइंड बैंक का और एक ये वैलिएंट मॉरिशस पार्टनर्स एफडीआई लिमिटेड है। तो यानी कि नटशेल में पब्लिक के पास तो सिर्फ 7% हिस्सेदारी ही बची है, ज्यादा नहीं है। तो जब पब्लिक के पास कोई चीज नहीं होती है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होती है ना, तो वहां मैनेजमेंट को अपनी कंपनी के ऊपर पूरा पूरा विश्वास होता है। अब बात करते हैं इसकी P&L स्टेटमेंट पर। P&L स्टेटमेंट से पहले बाकी चीजें देख लेते हैं। एक बार हमने प्रोमोटर्स होल्डिंग देख ली, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, और दूसरी बात डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 0 है, यानी कि बैलेंस शीट में जाके देखें तो इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज है ही नहीं। जीरो डेट कंपनी है फ्रॉम डे 1 जब से ये आई है। अब रिजर्व की बात करें तो रिजर्व 1495 करोड़ से बढ़ते हुए, हर साल बढ़ते हुए हमारा 1983 करोड़ हो गया है। बीच में यहाँ कम हुआ था, लेकिन तब से मैनेजमेंट चेंज हुई है, तब से फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। और अगर P&L स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स 951 करोड़ से बढ़ते हुए हमारी 1735 करोड़ तक पहुंची, फिर डिप हुई और यहाँ पर है। लेकिन एफिशिएंसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वो 468 करोड़ से बढ़कर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होते होते ये 707 करोड़ हुआ। अब देखो करंट ईयर में जो ये हमारा डिप हुआ है ना, मार्च 2020 में जो फाइनेंशियल रेशियो है, जो फाइनेंशियल ईयर है, उसका पैंडेमिक का भी इम्पैक्ट आया है, क्योंकि इस पीरियड में मार्केट बहुत स्पीड से नीचे गिरी थी। अब स्पीड से नीचे गिरने का रीजन क्या होता है? देखो, जो इनकी मैनेजमेंट फीस होती है ना, मैनेजमेंट फीस चार्ज होती है एयूएम के ऊपर। तो एयूएम के ऊपर अगर सपोज 1000 करोड़ का एयूएम होता है और 1000 करोड़ के एयूएम पर इनको सपोज 1% अगर हम चार्ज करते हैं तो 10 करोड़ का इनको उसके ऊपर मैनेजमेंट फीस आती है। अगर वो एयूएम ही मार्केट के गिरने की वजह से 700 करोड़ रह जाए तो जो 10 करोड़ आने थे वो 7 करोड़ रह जाएंगे। तो फेब और मार्च में जो मार्केट गिरी है उसका यहाँ पर सीधा सीधा इम्पैक्ट है। तो इसलिए इसको इतने मार्च 2020 में इसको नहीं देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो ग्रो ही किया है अच्छे से। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 354 करोड़ से बढ़ के ये भी हमारा 486 करोड़ तक पहुंच गया था मार्च 2019 में। फिर उसके बाद ये नीचे गिरा है, लेकिन फिर से संभलना शुरू हो गया है। और बैलेंस शीट हम देख चुके हैं। तो ये जो चेंजेस है ना इस पीरियड में मार्च 2020 में, ये देखो पेंडेमिक का इसमें मेन रोल रहा है, और दूसरा रोल रहा है हमारा कि ये कंपनी पहले अलग अलग थी। जून 2019 तक इसमें रिलायंस भी हिस्सेदार था। सितंबर क्वार्टर से ये पूरी हिस्सेदारी इनकी निप्पो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंच गई है। तो जब मैनेजमेंट में इस तरह के रिशफल होते हैं तो ये चीजें चेंजेस होती हैं, और अभी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो यहाँ से जो जर्नी है ना वो सीधी सीधी उसी तरीके से चलनी है जैसे बिजनेस की ग्रोथ यहाँ से नजर आने वाली है। क्योंकि निप्पो लाइफ इंश्योरेंस जापान की एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है। अगर आप सर्च करोगे तो उसको देख सकते हैं। अब बात आती है चार्ट पैटर्न की। तो चार्ट पैटर्न में बड़ा सिंपल सा है यार। इसने जो हाई बनाया था वो बनाया था 454 का। अब 454 के बाद में ये कंपनी ट्रेड करती है फिलहाल 279 पर। 453 का इसने हाई बनाया और 279 पर ये ट्रेड करती है। ट्रेड करने में यहाँ पर अगर आप एक चीज देखोगे तो बहुत सिंपल सी मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि इस लेवल से लेकर 384 से लेकर जो ये टूटकर यहाँ आई है, सिर्फ इसको 2 दिन लगे। बीच में सिर्फ
एक ट्रेडिंग सेशन और सीधे यहां पहुंच गए 293 पर। इसी 293 के आसपास ये आकर बार बार रेसिस्टेंस लेती है, यहां रेसिस्टेंस लिया, यहां रेसिस्टेंस लिया, इसके बाद ये ऊपर गई लेकिन साथ में वापस आ गई, फिर यहीं रेसिस्टेंस लिया और यहीं पर ये ट्रेड कर रही है। तो पता है क्या होने वाला है? सी, मैंने एक चीज अक्सर देखी है कि अगर कोई चीज इतनी स्पीड से फॉल करती है और उस बीच में कोई दूसरी ट्रांजैक्शंस नहीं होती, तो जब वो ऊपर जानी होती है तो उस फॉल को उतने ही कम टाइम में वैसे ही वो फिल भी कर लेती है। ये चीज अक्सर देखने में आती है, अगर आप पहले भी देखोगे, क्योंकि मैंने इसको एनालाइज किया, सिर्फ इस चार्ट में नहीं, आप किसी भी चार्ट में कभी भी देखोगे तो ये चीजें ऐसी ही होती हैं। अब अगर आप किसी बड़े फॉल को देखो तो ये फॉल हमारा यहां से शुरू हुआ, ये पर्टिकुलर फॉल, और ये पर्टिकुलर फॉल में हमारा प्राइस यहां तक आ गया अगले 3 दिन के अंदर अंदर। तीन कैंडल्स हैं और इसने ये लो टच किया है। इसके बाद में एक बार इसने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया, लेकिन फाइनली जब इसने इस फॉल को फिल किया तो इसको ज्यादा टाइम नहीं लगा, 2-3 दिन में ही इसने 2 कैंडल में सारा फॉल को फिल कर दिया। सो सेम थिंग कीप्स ऑन हैपनिंग, मैंने हमेशा से देखा है। अगर आप निफ्टी में भी कभी देखोगे या किसी दूसरे चार्ट में देखोगे, अगर कोई बहुत स्पीड से फॉल आया है तो वो उतनी ही स्पीड से वो फॉल फिल हो जाता है। अब एक और अच्छी बात क्या है इसमें कि यहां पर ये राउंडिंग शेप में इसने एक्यूमुलेशन किया है। राउंडिंग शेप में एक्यूमुलेशन करने के बाद ये ऊपर गया, इसका जो मेन रेसिस्टेंस है हमने देख लिया है, वो मेन रेसिस्टेंस यही है। उसके बाद में इसने ऊपर निकलने की कोशिश की लेकिन ऊपर नहीं निकला, फिर वापस से इसने नीचे पुल बैक आया तो वो भी राउंडिंग शेप में आया। अब ये जो लगातार राउंडिंग बनते हैं बहुत फैसिनेटिंग होते हैं। देखो, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज का इंडिकेट करते हैं कि यहां से रैली आनी ही आनी है, यहां से फॉल नहीं आना है। और इस तरह की चीजें जब फाइनली चलनी शुरू करती हैं तो मैंने एक चीज अक्सर देखी है, आप कभी भी पुराने राउंडिंग शेप में आए हुए नीचे के फॉल को देखना, जब ये चलती हैं तो इस तरीके से चलती हैं। अब अगर इस तरीके से चलने में इसको इतना टाइम भी लगता है ना, अगर ये अप्रैल भी पहुंचता है, अप्रैल 21 भी पहुंचता है, तो यहाँ से 6-7 मंथ्स ही बचे हैं। और अगर 270 280 से वापस से ऑल टाइम हाई जाता है ना प्राइस, तो बहुत ज़्यादा इसमें इतना टाइम, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये एक अच्छी खासी ग्रोथ होती है। और अगर हम इतने इस लॉन्ग टर्म की बात नहीं भी करें तो शॉर्ट टर्म में जो इसका इमीडिएट हाई बना था, अगर हम इमीडिएट हाई की बात करें तो 280 से लेकर रेसिस्टेंस जो बार बार टच होता है 303 तक, तो यहाँ भी इसमें पैसे हैं। और उसके बाद में अगर थोड़ा सा इसको इमीडिएट जो हाई बना था वहां की बात करें तो 327 का है, वो भी पैसे हैं। और अगर हम थोड़ा सा लंबा बात करें तो ये इसने ऑल टाइम हाई टच करना है। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया में जो स्कोप है ना, वो हमने यहाँ पर देख लिया है कितना स्कोप है। मोर देन 100 टाइम्स यहाँ से ग्रो करने का स्कोप है म्यूचुअल फंड हाउसेस को, तो बहुत स्कोप है हर तरीके से। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो देखो, स्टॉप लॉस में हम इसको स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, क्योंकि सेम लेवल पर ही यहाँ पर इसने स्टॉप लॉस लिया था, इसको स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। इससे नीचे क्लोज हो जाए तो स्टॉप लॉस ले लो, लेकिन मुझे इसमें स्टॉप लॉस लेने में ऐसा कुछ खास नजर नहीं आता। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि यहाँ से स्टॉप लॉस लेकर निकलेंगे तो यहाँ सपोर्ट ही सपोर्ट है यार, बाइंग ही बाइंग है। अब इतनी बाइंग के बीच में यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस लेने का मतलब नहीं बनता। होगा क्या, यहाँ पे नीचे आएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर वापस से अगले दिन एक बड़ी सी कैंडल बनेगी, सब कुछ ऊपर आ जाएगा और हम देखते रह जाएंगे कि नीचे यार इतनी नीचे 15% नीचे हम बेच के बेकार में अच्छी चीज को रख सकते थे। तो कम क्वांटिटी में परचेज कर लें, यहाँ पे नीचे जाए तो और ले लें, बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है। इतने अच्छे प्राइस पर जहां इतने अच्छे राउंडिंग एक्यूमुलेशन भी साथ में बन रहे हो, तो मेरा इसमें बाय का ऑप्शन है। मेरे हिसाब से बाय होना चाहिए। आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना यार, अपनी समझदारी हमेशा यूज करनी चाहिए। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में कभी भी पूछ सकते हैं, किसी भी स्टॉक को लेकर। अगर इसी स्टॉक से नहीं पूछना है, किसी और स्टॉक से रिलेटेड पूछना है, वो पूछ सकते हैं। किसी और स्टॉक को आप कवरेज में लेकर आना चाहते हैं कि विवेक भाई इसके बारे में थोड़ा सा एक बार एनालाइज करके देख लेते हैं क्या निकल के आता है, तो वो भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यार, मैं बार बार याद दिलाता हूं अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर लेना दोस्तों से। नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, ऐसा बड़े बूढ़े कहते हैं, तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।